वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इनके बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि क्रोमोसोम किस तरीके से बन रहा है, क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और डीएनए कौन से न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट से मिलके बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नीड फॉर न्यू सेल। आखिर हमें नए सेल्स की ज़रूरत क्यों है। हमें नए सेल्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ नीड फॉर न्यू सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ। हमें नए सेल्स की ज़रूरत क्यों है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत क्यों है? एवरी ऑर्गेनिज्म, बी इट अ प्लांट or an animal, begins its life as a single cell, the fertilized cell. This cell division repeatedly to form a cluster of cells which start shaping for different functions to form tissues and organs. Thus, cell division is essential for growth. इस पैरा में हमें ये समझा रहा है कि हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं हम। मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में चाहे हम प्लांट्स को कंसीडर करें या हम एनिमल्स को कंसीडर करें, दोनों ही केस में स्टार्टिंग जो होती है लाइफ की वो एक सिंगल सेल से होती है और इस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब बनने वाला है, उसकी जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सिंगल सेल, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, या इसी सेल को हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग। नाउ अब ये जो जाइगोट बना है, जो कि एक सिंगल सेल है अभी, इस जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होंगे। ये जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होके एक क्लस्टर ऑफ सेल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। इसे हम क्लस्टर कहते हैं। जैसे कि गुच्छा, जैसे होता है अंगूर का गुच्छा, जहाँ पे एक ही डाल में बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं पास पास, वो एक क्लस्टर कहलाता है। सिमिलरली जब सेल्स आपस में डिवाइड करके एक गुच्छा बनाते हैं, उस गुच्छे को हम क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ये अब डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टाइप के शेप्स अपीयर करेंगे और उस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे सेल्स आपस में कंबाइन होके टिश्यूज़ बनाएंगे और ये टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होके एक बॉडी ऑर्गन बनाएंगे और धीरे धीरे सभी बॉडी ऑर्गन्स को कंबाइन करके हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इसी से फॉर्मेशन होती है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जब तक सेल के अंदर डिवीजन सेल नहीं करेगी या सेल ग्रोथ नहीं करेगी, तब तक एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, जनरेशन नहीं होगी। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पे हमें एक क्लस्टर ऑफ सेल दिखाई गई है। ये क्या है? ये क्लस्टर, ये है एक 4 दिन का ह्यूमन एम्ब्रियो जिसके अंदर 16 सेल्स हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे 16 सेल्स हैं। ये 16 सेल्स कैसे बने होंगे? एक सिंगल सेल से बने होंगे। उस सिंगल सेल ने डिवाइड करके 16 सेल्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, बाय 4 सेल डिवीजन। कितना सेल डिवीजन हुआ होगा? 4 टाइम्स सेल ने डिवाइड करा होगा, जिससे हमें 16 सेल्स मिले।
इसको अगर हमें समझना हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया कि एक सेल है, उसने 32 सेल्स प्रोड्यूस करे बाय सेल डिवीजन। अब ये बताइए कि इस सेल ने कितने बार डिवाइड करा होगा जो उसे 32 सेल्स मिले। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ टाइम्स सेल डिवाइड, जितनी बार सेल डिवाइड करेगी उसे हम डिनोट करेंगे n से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 32 सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं तो कितना टाइम्स सेल ने डिवाइड करा होगा। तो इसके लिए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2n इक्वल्स टू 32, देन n इक्वल्स टू 32/2, सो इट इज़ 16 टाइम्स सेल ने डिवाइड करा होगा, तब हमें 32 सेल्स मिली होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, वो हमें पता कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक, तो ये हमने पढ़ा ग्रोथ के लिए हमें सेल की डिवीजन की ज़रूरत होती है, नए सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ है फॉर रिप्लेसमेंट, न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें रिप्लेसमेंट के लिए भी। ठीक है, ऐसा क्यों? देयर इज़ ऑलवेज अ वेयर एंड टेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। जब भी नॉर्मल हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं किसी भी पार्टिकुलर पार्ट में, तो वहाँ हमेशा सेल्स के बीच में एक वियर एंड टेयर वाली कंडीशन बनी होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड्स। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में हर एक सेकेंड में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स formed through a division of their parent cells in the bone marrow. In plants, the old and dried leaves fall off and the new ones grow out. यहाँ हमने क्या पढ़ा कि हर एक सेकेंड में हमारी बॉडी में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ख़त्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। अब इमेजिन 2 मिलियन RBCs डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, और नई सेल्स नहीं बनी। ठीक है, नो न्यू RBC फॉर्म। ठीक है, हमने क्या करा, 2 मिलियन RBCs जो थी बॉडी में से वो डिस्ट्रॉय हो गई और इनकी जगह हमने दूसरी RBCs नहीं फॉर्म करी, नहीं क्रिएट करी। तो इस केस में जो भी वो इंडिविजुअल होगा, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें हो जाएगा एनीमिया, और एनीमिया की वजह से बॉडी में हमारे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जो है ऑक्सीजन नहीं कैरी करेंगे। ठीक, तो ये केस हो गया एनीमिया का। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करती है, वो नए सेल्स बनाती है, क्रिएट न्यू सेल्स। और ये नए सेल्स कितने बनाएगी? फॉर एग्जांपल अगर 2 मिलियन सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो ऐसा नहीं है कि 2 मिलियन की जगह 1 मिलियन बना देगी या 3 मिलियन बना देगी। सेल्स हमारी जितनी डिस्ट्रॉय हुई हैं वो उतनी ही न्यू सेल्स क्रिएट करेंगी, क्रिएट 2 मिलियन न्यू सेल्स। ठीक है, और RBC हमारा बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है? RBC हमारा बनता है बोन मैरो में। ठीक है, फॉर्मेशन होती है RBC की इन बोन मैरो। यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, किससे हो रही है? पेरेंट सेल से। कोई एक पेरेंट सेल ज़रूर होगी, वो क्या करेगी, वो मल्टीपल न्यू RBCs बनाती चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जितने हमने RBCs खोए हैं उतने फिर से हमारे पास तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब यही हमने एग्जाम्पल लिया प्लांट्स का
कि प्लांट्स के केसेस में भी तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जब पुरानी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो प्लांट्स अपनी पत्तियों को खुद ही छोड़ देता है अपनी टहनियों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक पुरानी पत्तियाँ नहीं जाएंगी, क्यों? क्योंकि अब उनका प्लांट को यूज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है प्लांट को, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हैं उनके लिए। उन्हें जो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर अमाउंट में करना था अब वो नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि अब वो पुरानी हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। इस केस में प्लांट क्या करता है, अपनी उन पुरानी सूखी हुई पत्तियों को झाड़ देता है और नई पत्तियां ग्रो करता है। अगर प्लांट भी कह दे कि चलो अब मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है, अब जो है मैंने पुरानी पत्तियां जो थी वो अपने आप पास से निकाल दी हैं, अब मैं नई पत्तियां ग्रो नहीं करूँगा, उस केस में क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो प्लांट है, जो इतना बड़ा पेड़ है, वो पूरा का पूरा बिना पत्तियों के खड़ा होगा। ठीक है, बट वो क्या करता है, वो नई पत्तियां ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट है हमारी लाइफ साइकिल का, जो कि बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फॉर रिप्लेसमेंट के लिए। 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा फॉर ग्रोथ, नेक्स्ट इज फॉर रिप्लेसमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर रिपेयर। अब रिपेयर के केस में भी हमें नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी, there may be accidental injuries. One may get cut in the skin or fracture in the bone. Repair of such injuries is again through cell which divide, cover up the gap and join the broken ends. यहाँ ये हमें क्या समझा रहे हैं, हमने रिप्लेसमेंट वाले केस में ये देखा था कि वियर एंड टियर की वजह से काफ़ी सारे सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बॉडी में, बट बॉडी फिर से क्या करती है, उन जो पुरानी सेल्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई थी उनकी जगह नए सेल्स ले आती हैं। रिपेयर के केस में क्या हो रहा है, रिपेयर के केस में अक्सर फॉर एग्जांपल हमें स्किन पे कट लग गया, ठीक है, अब इस कट की वजह से ये जो इतना स्पेस है, इस इतने स्पेस की सेल्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो गई या डैमेज हो गई। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी बॉडी में इतने पोर्शन पे कट लगा हुआ है तो हमेशा जो है इतना एरिया ये ओपन ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होता कि हमें चोट लगी और उतना का उतना एरिया जो है हमेशा के लिए फिर वो खुला ही रह गया, नहीं ना। क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये एरिया कवर अप होता जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं डिवाइड होके न्यू सेल्स बनाती हैं और वो नई जो सेल्स होती हैं, जो रिपेयर सेल होती हैं, वो जो सेल्स होती हैं वो इतने पोर्शन को फिर से रिपेयर कर देती हैं और हमारी स्किन फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इन केस ऑफ रिपेयर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल। रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से होता है, सेल के डिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, अमीबा और बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सिमिलर्स। अमीबा एंड बैक्टीरिया ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये सिंगल सेल के बने हुए हैं तो इन्हें सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि एक ही सेल के तो बने हैं, वो एक सिंगल ही सेल इनका एक्सक्रीशन भी कर रहा है, इनका डाइजेशन भी कर रहा है, इनके लिए रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक सिंगल सेल ही कर रहा है। बट ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेल डिवाइड करने की नीड क्यों होती है? ताकि वो अपनी जनरेशन बढ़ा सके। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा जो इस प्लैनेट पे सिर्फ एक ही सिंगल ही सेल रहा होगा जो प्रिमिटिव टाइम पे आया होगा, नहीं, मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बन गए होंगे अब तक, मिलियंस ऑफ अमीबा बन गए होंगे अब तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल डिवीजन कर करके अपने नंबर्स को बढ़ा लिया। ठीक है, अपने जैसे और अमीबास को क्रिएट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये उन्होंने किस प्रोसेस के थ्रू करा? ये इन्होंने करा बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू जो है अमीबा या बैक्टीरिया उन्होंने अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करा, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। इन हायर फॉर्म्स एज इन ह्यूमंस और इन banyan tree, special cells in the reproductive organ undergo a special kind of cell division which is meiosis to produce sperms and eggs. The sperm and eggs receive only half the number of
chromosomes of their parent cell, that is one chromosome from each pair. This reduction in chromosome number is very significant. हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अमीबा और बैक्टीरिया के केस में कौन से टाइप का सेल डिवीजन हो रहा था, तो यहाँ पे हो रहा था माइटोसिस। माइटोसिस के केस में पेरेंट सेल, माइटोसिस में पेरेंट सेल हमेशा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करता है अपने डॉटर सेल्स को। ठीक है, यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस या बनियान ट्री का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस केस में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल को हम जर्म सेल भी कहते हैं या उन्हीं को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस की बात करते हैं, बनियान ट्री की बात नहीं करते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो मेल्स के केस में इस जर्म सेल या सेक्स सेल को हम स्पर्म कहते हैं, और इन केस ऑफ फीमेल हम इसे ओवम या एग कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म और ओवम या एग सेल्स ये दोनों कैरी करती हैं हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज देयर पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के पास हमने पढ़ा है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जो एक्सेप्शन है वो है स्पर्म एंड ओवम में। क्यों? क्योंकि स्पर्म एंड ओवम में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों ही कैरी करते हैं हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर एज देयर पेरेंट सेल। तो ये जो डिवीजन हो रहा है सेल का, जिससे वो स्पर्म एंड ओवम बना रही है, इस टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जब भी ह्यूमन सेल डिवाइड करके स्पर्म या ओवम बनाएगी तो उसमें हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो खुद से हाफ रखेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना है। तो जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा तो ये 23 क्रोमोसोम्स मिलके लास्ट में क्या बनाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स ही बनाएंगे। तो सेल से फिर से कंप्लीट हो गई। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी एट लास्ट फिर से हम उसी स्टेज पे आ गए। तो इसलिए स्पर्म एंड ओवम बनाने के लिए हम मियोसिस करते हैं और क्रोमोसोम नंबर को हम हाफ कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। अब इतनी देर से जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन की बात कर रहे थे कि सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस है, मियोसिस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक में डबल हो जाते हैं, एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि अभी हमने मेन सेल साइकिल नहीं पढ़ा था। सेल साइकिल के अंदर ही जब हम सेल डिवीजन के सारे स्टेप्स देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि हमने जो ऊपर वाली क्लासेस में देखा है वहाँ पे हमने क्या क्या टर्म्स पढ़े थे और वो क्या क्या असल में है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। डिवाइड, ग्रो, रीडिवाइड। सेल साइकिल में क्या होता है? सेल जो है डिवाइड करती है, ग्रो करती है, फिर डिवाइड करती है। ये एक सेल साइकिल है। सेल ने क्या करा? डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद ये सेल्स जो हैं फिर से ग्रो हुई। ग्रो होके इन सेल्स ने फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चल रही होती है। ठीक है, अभी इस वक्त आप अगर ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे ना, उस टाइम पे भी ये सेल साइकिल जो है मेरी, आपकी, हम सब की बॉडी में चल रही है। ठीक, इन ऑर्डर फॉर अ सेल डिवीजन टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इम्पॉर्टेंट टास्क। सेल को डिवाइड होने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। द सेल मस्ट ग्रो
synthesize materials like protein, RNA, etc. and duplicates its DNA from physically splitting into two daughter cells. ठीक है, तो सेल को डिवाइड होने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, होता है ना, हम शादियों में जाते हैं उससे पहले जो हम तैयारियां करते हैं, स्पेशली लड़कियां, कि अपनी ड्रेस पहले से निकाल के रख ली, अपने शूज़ निकाल लिए, मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ निकाल के रख लिए। क्यों? ताकि जो है सब कुछ पहले से अगर रेडी रहेगा तो एंड टाइम पे हमें लेट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेल भी क्या करती है, अपनी पहले से प्रिपरेशन करके रखती है ताकि उसे सेल डिवीजन के टाइम पे उसको देरी ना हो। क्या क्या प्रिपरेशन कर रही है ये सेल? अपने आप को ग्रो करा लेती है, ठीक है, अपने अंदर प्रोटीन मटेरियल्स सिंथेसाइज कर लेती है, आरएनए सिंथेसाइज कर लेती है, अपना डीएनए मटेरियल जो है डुप्लीकेट कर लेती है। क्यों डुप्लीकेट कर लेती है? ताकि जब सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बनाए तो उन डॉटर सेल्स के पास भी इक्वल नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स जाएं। ठीक है, इसलिए सेल क्या कर रही है, अपने नंबर ऑफ डीएनए को डुप्लीकेट कर रही है, डबल कर रही है। ठीक है, cells perform these tasks in an organized predictable series of events which is called the cell cycle. सेल जो है, जितने भी हमने स्टेप्स देखे कि सेल क्या कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, आरएनए का सिंथेसिस कर रही है, अपने डीएनए नंबर्स को डुप्लीकेट कर रही है, तो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड तरीके से होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है सेल। इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सेल साइकिल में और स्टेप्स हैं, वो क्या है? The cell cycle is a series of events that take place in cell leading to the duplication of its DNA and subsequent division of cell to produce two daughter cells. ठीक है, यहाँ जो हमने पढ़ा सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि सेल क्या करती है, सेल साइकिल में सेल जो है अपने डीएनए मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेती है, उसको डेवलप कर लेती है ताकि जब सेल डिवीजन हो तो अपनी दोनों डॉटर सेल्स में वो इक्वली डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करे। ठीक, A cell cycle consists of two phases. सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। सबसे पहला नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। नॉन डिवाइडिंग फेज वो है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है बट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर डिवीजन। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज में जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। सो इन केस ऑफ इंटरफेज सेल नॉट डिवाइड, it prepare itself before division. ठीक है, इंटरफेज में सेल क्या करती है, सेल सिर्फ अपने आप को तैयार करती है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, जितने भी उसको अपने पास प्रिपरेशंस करनी होती है, फॉर एग्जांपल डीएनए नंबर डेवलप करना होता है, आरएनए सिंथेसिस करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये सारी तैयारियां सेल करती है अपने इंटरफेज के अंदर। नेक्स्ट जो फेज आता है वो है डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज को हम एम फेज और सिंपली माइटोसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग फेज कौन सा है? एम फेज। एम फेज वो फेज है जहाँ पे सेल अब एक्चुअली में डिवाइड करने वाली है, अपने नंबर्स को डेवलप करने वाली है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इंटरफेज में सेल कौन कौन सी प्रिपरेशंस कर रही है। The two daughter cells produced from a mother cell and relatively small with a full-size nucleus but relatively little cytoplasm. यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं, सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस हुई होंगी, सिंपल है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दो डॉटर सेल्स हैं, ये दो डॉटर सेल्स जो हैं इनके पास फुल साइज में का न्यूक्लियस है जो कि उनकी मदर सेल के पास जैसा था। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, वो ये है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो अभी छोटा है साइज में एज कंपेयर टू द मदर सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म लिटिल स्मॉल, ठीक है। सो इस केस में ये जो दो डॉटर सेल्स हैं ये अपने इंटरफेज में होती हैं, रेस्टिंग फेज में होती हैं। ठीक है, इसी को हम एंटरफेज कहते हैं। एंटरफेज कौन सा फेज है? जहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो अपने रेस्टिंग फेज में होती हैं
जहाँ पे उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी होती, इंटरनल डेवलपमेंट करनी होती, ताकि वो आगे चल के जो डिवाइडिंग फेज़ है सेल का, जिसे हम एम फेज़ कहते हैं, उस फेज़ में वो जा सकें। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल क्या क्या करती हैं इंटरफेज में जब होती हैं तो दे प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं, अब ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगी इंटरफेज में, ताकि वो आगे सेल डिवीजन में जा सकें। ठीक है, जैसे कि उनकी मदर सेल गई थी सेल डिवीजन में। सिंस नो चेंज इन क्रोमोसोम इज विजिबल एक्सटर्नली ड्यूरिंग द एंटरफेज। अब जब सेल एंटरफेज में है, अपनी रेस्टिंग फेज में है, उस टाइम पे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर कोई भी हमें एक ऐसा विजिबल चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉर्मली इट वॉज कॉल्ड रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल। पहले इसको हम क्या कहते थे, पहले रेस्टिंग फेज कहते थे इंटरफेज को। ठीक है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू as the cell is quite active during interphase in synthesis more DNA। ठीक है, पहले हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते थे कि इस टाइम पे सेल जो होती है वो रेस्ट होती है, वो कुछ कर नहीं रही होती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, वो एक्टिव होती है ताकि वो आगे जाके सेल डिवीजन कर सके। इस टाइम पे सेल क्या कर रही थी, सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, आरएनए सिंथेसिस कर रही है, नंबर ऑफ डीएनए डबल कर रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे सेल इतने सारे काम कर रही है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सेल इस टाइम पे रेस्ट कर रही, इसको हम ये कहेंगे कि सेल जो है वो इस टाइम पे एंटरफेज में है। ठीक है, द एंटरफेज इटसेल्फ हैज़ 3 फेजेस। अब इस इंटरफेज की भी 3 फेज हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, कौन कौन से 3 फेजेस हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज है, फिर सिंथेसिस फेज है, फिर सेकेंड ग्रोथ फेज है। ठीक है, सो इन फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसे हम G1 फेज भी कहते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ठीक है, इस फेज में क्या हो रहा है, सेल में आरएनए एंड प्रोटीन बन रहा है, आरएनए एंड प्रोटीन बन रहा है, तो इसकी वजह से सेल साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई थी तो उनका न्यूक्लियर साइज तो सेम था उनकी मदर सेल से, बट साइटोप्लाज्म का साइज जो था वो छोटा था। तो अब धीरे धीरे सेल क्या कर रही है, आरएनए एंड प्रोटीन को और ज़्यादा सिंथेसाइज करके प्रोड्यूस करके अपने सेल साइटोप्लाज्म का जो साइज है उसको वो इंक्रीज कर रही है। Mitochondria and chloroplast divide. In case of animal cells, mitochondria and in plant cell, chloroplast ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। These 2 organelles have their own DNA। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये 2 एक ऐसे ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इन लेट G1 फेज ऑल सेल्स मस्ट फॉलो वन ऑफ द 2 पाथ। ठीक है, G1 फेज में सेल्स को इन दोनों में से कोई एक पाथ तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, दे मस्ट आइदर विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल, एंटर अ रेस्टिंग आर फेज और स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट डिवीजन बाय एंटरिंग द नेक्स्ट सिंथेसिस फेज। अब ये ऐसा टाइम है जहाँ पे सेल को 2 में से कोई एक रास्ता चूज करना है, या तो सेल रेस्टिंग फेज में चली जाए जहाँ पे वो रेस्ट करे, नहीं तो सेल अपने आप को नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार करे जहाँ पे सेल को क्या करना है, अब अपने आप को सिंथेसाइज करना है ताकि वो नेक्स्ट सेल डिवीजन में जा सके। ठीक है, सो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज में सेल क्या करती है, डीएनए का नंबर जो है और ज़्यादा करती है, अपने और ज़्यादा डीएनए सिंथेसिस करती है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो हमारा डीएनए मटेरियल है ना। क्रोमोसोम नंबर अगर डबल होगा तो सिंपल सी बात है डीएनए भी ज़्यादा होगा। ठीक, सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, दिस इज अ शॉर्टर ग्रोथ फेज इन विच RNA and protein necessary for cell division continue to be synthesized। इस फेज में RNA and protein की ज़रूरत है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहे होते हैं इस फेज में भी। नाउ सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो अब जो है इंटरफेज में सेल जो है बिल्कुल प्रिपेयर है
कि हाँ अब वो आगे सेल डिवीजन के लिए जा सकती है। आफ्टर डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीटेड, द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स एंटर इनटू इंटरफेज अगेन एंड इन दिस वे सेल साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, क्या हुआ, अब फिर से हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। अब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो है फिर से हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गई। अब ये दोनों डॉटर सेल्स इस टाइम पे क्या है, इमैच्योर है। ठीक, तो अब फिर से ये दोनों डॉटर सेल्स कहाँ चली जाएंगी, फिर से ये चली जाएंगी एंटरफेज में। एंटरफेज में जाके ये फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगी और जब ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगी, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगी, तो फिर से ये एंटर करेंगी एम फेज में। और इस तरीके से साइकिल एक के बाद ये चलती चली जाती है। सो यहाँ पे ये सेल साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये है एंटरफेज। एंटरफेज में सबसे पहले G1 फेज आ रहा है। G1 फेज में सेल में क्या हो रहा है, सेल जो है अपने साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या क्या हो रहा है, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है इन एनिमल, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो रहा है इन प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद अगर सेल को आगे फिर से डिवाइड करना है तो वो चली जाएगी एस फेज में, और वो सेल्स जिनको आगे डिवाइड नहीं करना, उन्हें रेस्ट करना है, वो आ जाएंगी रेस्टिंग फेज में, जिसे हम आर फेज भी कहते हैं। ठीक है, सो वो सेल्स जिन्हें आगे जाना है वो सिंथेसिस फेज में पहुंचती हैं। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, वो और ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइज करती हैं, क्रोमोसोम नंबर उनका डुप्लीकेट होता है बट रिमेन अटैच्ड। क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट तो होता है बट स्टिल वो आपस में जॉइंट ही होते हैं। इसके बाद सेल पहुंच गई G2 फेज में विच इज़ सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज में सेल और ज़्यादा आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जो कि एसेंशियल है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद अल्टीमेटली सेल पहुंच जाएगी माइटोसिस में विच इज़ डिवाइडिंग फेज। अब डिवाइडिंग फेज में क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। नाउ उससे पहले हमें ये देखना है कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है नए डीएनए की। नया डीएनए कैसे बन रहा है, हमने सिंथेसिस फेज में ये पढ़ा, एंटरफेज के सिंथेसिस फेज में, कि सेल क्या कर रही है और ज़्यादा डीएनए बना रही है, बट वो डीएनए बना कैसे रही है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसा हो रहा है नए डीएनए का, किस तरीके से नया डीएनए बन रहा है, हम सबसे पहले ये समझते हैं आगे बढ़ने से। ठीक है, सो ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज ईच डीएनए मॉलिक्यूल duplicates in readiness of their equitable distribution in the 2 daughter cells during mitosis। एस फेज में सेल क्या कर रही है, डीएनए नंबर्स को डुप्लीकेट कर रही है, मतलब क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर रही है, ताकि आगे चल के जब वो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करे तो माइटोसिस के थ्रू हम उन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स दे सकें। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे तो सिंपल सी बात है इक्वल नंबर ऑफ डीएनए भी होगा उनके अंदर। ठीक है, फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, ठीक है, डीएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या है, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है फॉर रेप्लिकेशन डीएनए डबल हेलिक्स opens at one end making 2 strands free, to which new strands begin to form, and the process continues in a sequence for the whole length of the DNA. The entire replication is a very complicated process which you will study in details in higher classes. So यहाँ पे इन्होंने हमें ये समझाया कि इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रेप्लिकेशन। सो ये है हमारा डबल हेलिक्स डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, तो ये 5 प्राइम एंड होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अब हमें इस डीएनए से एक नया डीएनए बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों,
इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें ओपन करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद जो ये स्ट्रैंड है ब्लू कलर वाली, ये एक नई स्ट्रैंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी अपने अराउंड। सिमिलरली जो रेड वाली ये स्ट्रैंड थी 3 प्राइम वाली, ये भी अपने अराउंड एक नई स्ट्रैंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे जो दोनों पुरानी वाली डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इन्हें हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। टेम्पलेट का मतलब है ये जो ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों एक्ट करेंगी एक रेफरेंस की तरह, जिसको देख के एक नई स्ट्रैंड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस सिमिलर तरीके से आगे बढ़ती जाएगी दोनों ही साइड, और इस तरीके से ये जो एंड्स जो कि अभी जॉइंट थे, ये भी सेपरेट हो जाएंगे और हमें 2 नए डीएनए मिलेंगे। ये क्या है? 2 न्यू डीएनए। ठीक, एंड ईच न्यू डीएनए कंटेन 1 ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड अनदर न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रैंड ये रही दोनों ही केसेस में, और एक एक क्या है, एक एक नए स्ट्रैंड्स दोनों ने क्रिएट कर ली। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुई एक नए डीएनए की। अब इस फॉर्मेशन में काफ़ी सारे एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं। ये इतनी सिंपल प्रोसेस है नहीं जितनी सिंपल अभी हमने इसको यहाँ पे समझा है, बट इसमें कौन से एंजाइम्स हैं, उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से ये आपस में जो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो रही हैं, फिर ये ज्वाइन हो रही हैं, इन सभी को हम जब 11th या 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब और डीप समझेंगे, तब आपको और क्लियरली इसको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली? क्या ऐसा है कि सेल साइकिल जो है हमेशा के लिए ही चलती रहे? नो, एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स परमानेंटली, एट सम प्लेस टेम्पोरली एंड एट अदर इट इज स्टिल नीडेड। ठीक है, कुछ जगहों पे सेल साइकिल जो होती है वो हमेशा के लिए स्टॉप हो जाती है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो टेम्प्रोरी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही सेल साइकिल स्टॉप होती है, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे सेल साइकिल की अभी भी ज़रूरत है, इट इज़ स्टिल इन नीड। सो देयर इज़ अ रेगुलेटरी मशीन फॉर सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के लिए रेगुलेटरी मशीन होती हैं जो कि ये मेजर करती हैं कि किन किन जगहों पे हमें सेल साइकिल की ज़रूरत है। ब्रेन एंड अदर नर्व्स once formed in the embryo do not divide further. Once dead, they are not replaced. ठीक है, ब्रेन सेल्स और हमारी नर्व सेल्स जो होती हैं, ये एक ऐसी सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो के टाइम पे ही बन के तैयार हो जाती हैं। उसके बाद इन सेल्स को फर्दर डिवाइड होने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, एक बार अगर हमारी नर्व सेल्स और ब्रेन सेल्स डेड हो गई, उसके बाद हम उसे दोबारा कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ये पढ़ रहे थे इंजरी के केस में रिप्लेसमेंट में कि अगर हमें इंजरी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, सेल दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट होती हैं और उस गैप को फिर से फिल कर देती हैं। ठीक है, बट वो चीज़ें भी लिमिटेड केसेस तक ही पॉसिबल हैं। अगर हम ब्रेन और नर्व्स की तरफ जाएँ तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा केस हो जहाँ पे सेल साइकिल्स जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती हैं इन एम्ब्रियो स्टेज पे। ठीक है, लीवर सेल्स में डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 to 2 years टू रिप्लेस डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड सेल्स। हमारी जो लीवर की सेल्स होती हैं वो 1 से 2 साल में एक बार डिवाइड करती हैं, ताकि उसमें कोई भी अगर सेल ऐसी जो कि डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गई तो वो उसे रिप्लेस कर सकें। तो यहाँ पे भी कौन से टाइप का डिवीजन हो रहा है सेल में? सेल टेम्पोरली डिवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, surface skin cells are continuously lost and replaced by the underlying cells. ठीक है, हमारी surface skin की जो सेल होती है, इट मे बी फेस की या बॉडी की, हैंड की, लेग्स की, इन सब जगहों की जो सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूसली जो है ये डैमेज होती जाती हैं और ये रिप्लेस होती जाती हैं फॉर द न्यू सेल्स। ठीक है, बाय न्यू सेल्स। सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड डस्ट कंटेन ह्यूमन स्किन सेल्स. The powdery material that comes off from your skin on scratching or on hard rubbing while bathing contains some dead cells. जब भी हम नहाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से अपनी स्किन को जब रब करते हैं तो उसमें जितने भी मटेरियल निकलता है वो क्या होती हैं, वो असल में हमारी डेड सेल्स ही होती हैं. इन प्लांट्स cells at the growing point
which is meristem, divide very rapidly and produce new leaves, buds and flowers etc. प्लांट्स के केस में जब सेल अपने ग्रोइंग स्टेज पे होता है तो उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे सेल अपने आप को, जिस स्टेज पे सेल अपने आप को डिवाइड करती है उस स्टेज को मेरिस्टेम कहते हैं, जहाँ पे सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती है, जहाँ पे नए लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स इन ओवरी, टेस्टिस इन एनिमल्स एंड इन द ओवरी एंड एंथर इन प्लांट्स अंडरगो अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस टू प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। अगर हम सेक्स सेल्स की बात करें, सो इन मेल्स टेस्टिस और इन फीमेल्स ओवरी, इन प्लांट्स एंथर, इन सभी में सेल डिवीजन होता है। बट इन सभी में किस टाइप का सेल डिवीजन होता है? इन सभी में होता है मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन, जो कि जिससे ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स। अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल मे लीड टू ट्यूमर दैट मे और मे नॉट बी कैंसरस। अभी हमने ये पढ़ा कि सेल साइकिल जो है, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ठीक है। सेल जो है हर एक स्टेज पे अपनी मॉनिटर्स रखती है, जिसके थ्रू वो हर एक स्टेज को मॉनिटर कर रही होती है कि कौन सी जगह पे किस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, ये प्रॉपर वे में है या नहीं है। बट अगर किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से सेल वो अपनी कंट्रोलिंग पावर उसने लूज़ कर दिया, सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो गई, तो और नॉन स्टॉप तरीके से सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स जो है वो नॉर्मली एक सिंक्रोनाइज्ड वे में डिवाइड करती हैं, बट अगर उन्होंने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया तो उस केस में सेल जो है वो रैंडमली डिवाइड करेंगी और किसी भी पोजीशन पे अपने आप को ग्रो करती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल सेल जो है इस तरीके से ग्रो कर रही हैं, तो इसे हम ट्यूमर कहते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। अब ये ट्यूमर कैंसेरियस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है उस ट्यूमर के नेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ। सेल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है एंड सेल की डेथ कैसे हो रही है। एज चिल्ड्रन वी ग्रो, हम पहले छोटे थे, बच्चे थे, ठीक है, धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। क्यों? बिकॉज न्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड दे आउटनंबर द डाइंग सेल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे नई सेल्स बॉडी में बनती जा रही हैं और जो पुरानी या वो सेल्स जो कि डेड हो चुकी हैं वो बॉडी से बाहर निकलती जा रही हैं, ठीक है। व्हेन वी आर एडल्ट आवर सेल पॉपुलेशन स्टेज कांस्टेंट, ठीक है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो सेल पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस इक्वल्स द नंबर ऑफ सेल्स डाइंग। जितनी नंबर ऑफ सेल्स नई प्रोड्यूस हो रही हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ सेल्स से जो कि अब मर चुकी हैं या डेड हैं। एज वी ग्रो ओल्ड द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस रन शॉर्ट ऑफ दोज दैट आर डाइंग। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे ही नंबर ऑफ न्यू सेल्स जो होती है वो कम होती जाती हैं, नंबर ऑफ डाइंग सेल्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम पे हमारी ग्रोइंग स्टेज थी, उस टाइम पे हमारी बॉडी में नई सेल्स बहुत ज़्यादा बन रही थी और जो नंबर ऑफ डाइंग सेल था वो काफ़ी कम था, ठीक है। बट जैसे जैसे हम एडल्ट हुए, अब इस टाइम पे सारी चीज़ें इक्वल हो गई हैं। जितनी हमारे पास नई सेल्स बन रही हैं उतनी हमारे पास नंबर ऑफ ओल्ड सेल्स या डाइंग सेल्स हैं। बट जब हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर प्रोडक्शन जो होता है नई सेल्स का अब वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता जा रहा है और जितनी पुरानी सेल्स हैं या डाइंग सेल्स हैं अब उनका नंबर ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो रिप्लेस नहीं हो रही नए सेल्स से, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। Cell division leading to the production of diploid cells for growth and development. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में सेल्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर होता है उनका, ठीक है। बट इन केस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स। हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं? जो कि n टाइप की होती हैं।
2n टाइप सेल्स को हम डिप्लॉइड कहते हैं, n टाइप ऑफ सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं और गैमेट्स कहते हैं, जिसमें हमारे स्पर्म एंड एग्स और ओवम्स आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम माइटोसिस। माइटोसिस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें टू पार्ट्स में, सो वर्ड माइटोस मीन्स थ्रेड रिफरिंग टू क्रोमेटिन थ्रेड। ये रिफ़र करता है किसे? क्रोमेटिन थ्रेड को। क्रोमेटिन थ्रेड हमने पढ़ा था क्या होता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं प्रोटीन एंड डीएनए मटेरियल कॉम्प्लेक्स को, जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में जब सेल डिवाइड नहीं करता, बट जब सेल डिवाइड करने लगता है उस टाइम पे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं आपस में कॉइल और कंडेंस होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। माइटोसिस क्या है? ये एक सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल्स, जैसे खुद है पेरेंट सेल वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही अपनी डॉटर सेल्स भी बनाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है माइटोसिस की, वो ये है कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो कि पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर होता है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी वो सेल डिवीजन के बाद अपनी डॉटर सेल्स में ऐड करते हैं। ठीक, अब माइटोसिस की फेजेस क्या हैं? सो माइटोसिस कंप्लीट होते हैं दो स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है? सो इसको हम देखते हैं आगे वाले स्टेप में। उससे पहले हम ये जो डायग्राम दिया है जहाँ पे हमें माइटोसिस को एक्सप्लेन किया है, इसको ज़रा समझते हैं। सो ये हमारी मदर सेल है। मदर सेल्स मीन्स वो पेरेंट सेल जो कि आगे चल के डिवाइड होने वाली है। इस टाइम पे मदर सेल जो है वो अपने एंटरफेज में है। ठीक है, एंटरफेज में है तो ये क्या करेगी? डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए को इस टाइम ये डेवलप कर रही होगी। ठीक है, अब सेल पहुंची है डिवाइडिंग फेज में विच इज़ एम फेज। एम फेज में अब सेल जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर रही है और धीरे धीरे इसने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स क्रिएट कर दी। अब इन दोनों डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसा सेम इनके पास था 2n ये भी थी और 2n इनकी डॉटर सेल्स भी बनी। ठीक, अब देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। सो द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले किसका डिवीजन होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। माइटोसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं। ठीक है, karyokinesis of mitosis occur in 4 main phases, although each of these phases merge into the next phase, thereby making it a continuous process. इसमें क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है, वो क्या क्या है? 4 स्टेप्स ऑफ माइटोसिस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक, यहाँ पे भी हमें कैरियोकाइनेसिस दिखाया गया है, न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियस था। सबसे पहले सेल साइटोप्लाज्म सेपरेट होने से पहले न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही हमारी सारी मेजर इन्फॉर्मेशंस हैं सेल की। तो सबसे पहले सेफ क्या है? हम सबसे पहले अपनी उस इन्फॉर्मेशन को ही हम ट्रांसफ़र कर दें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद बाकी के पार्ट्स तो बाद में आते रहेंगे ना, सेम चीज़ है। जो मेन लोग हैं हमने उनको पहले भेज दिया और बाकी जो है वो बाद में आते रहेंगे। सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे सेल कर रही है कैरियोकाइनेसिस में कि अपने न्यूक्लियस को उसने पहले ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में वो साइटोप्लाज्म को ब्रेक करेगी तो वो बाद में उसको डिवाइड करेगी। ठीक, बाय एंड लार्ज द 4 phases ऑफ माइटोसिस आर सिमिलर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। चारों फेज जो है माइटोसिस के वो एनिमल्स एंड प्लांट सेल दोनों में ही सेम होंगे। However, we are first describing the mitotic stage in animal cell.
ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम माइटोसिस में बात करेंगे एनिमल सेल की, उसके बाद जो है हम प्लांट सेल को देखेंगे, एंड नेक्स्ट हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स माइटोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेज की तरफ। माइटोसिस का फर्स्ट फेज क्या होगा? प्रोफेज। प्रो का मतलब ही क्या होता है? फर्स्ट। ठीक, सो द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा? प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है अब वो बिल्कुल शेप में अपने आ गया है। ठीक है, और अब हम क्लियरली क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। हर क्रोमोसोम का नंबर जो है डबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि सेल ने अपने आप को इंटरफेज में ही प्रिपेयर कर लिया था पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स ने क्या फॉर्म कर लिया है? क्रोमेटिड्स फॉर्म कर लिए, 2 क्रोमेटिड्स फॉर्म कर लिए। क्रोमेटिड्स क्या है? दीज आर 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम ने अपना नंबर जो है डेवलप कर लिया है। द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। और ये दोनों, इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, दोनों बहनें हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। जो पैटर्न डीएनए का इस क्रोमोसोम में होगा, एग्जैक्टली सेम डीएनए जो है इस क्रोमोसोम के पास भी होगा, इसीलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जॉइंट होती हैं एक पॉइंट पे, और इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जॉइंट होंगी उसको हम सेंट्रोमियर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट्रोसोम्स splits into 2 long with simultaneous duplication of the centrioles contained in it. The daughter centrioles move apart and occupy opposite poles of the cell. Each centriole is surrounded by radiating rays and is termed as ester. So, यहाँ पे क्या हुआ? सेंट्रोसोम्स स्प्लिट हुआ 2 पार्ट्स में, एंड उसमें जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे वो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो गया, मीन्स सेंट्रियोल्स 2 बन गए। और ये दोनों सेंट्रियोल्स, या इन्हें हम डॉटर सेंट्रियोल्स कहेंगे, ये डॉटर सेंट्रियोल्स मूव करते हैं सेल के अपोजिट एंड्स पे। ये देखिए यहाँ पे ये 2 डॉटर सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, ये दोनों सेंट्रियोल्स मूव करेंगे सेल के अपोजिट एंड्स पे। फॉर एग्जांपल, ये वाला सेंट्रियोल इस पोजीशन पे आएगा सेल के, तो ये जो सेंट्रियोल है ये मूव करके सेल के दूसरे पोल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं एक रेडिएटिंग रे लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एस्टर कहते हैं। दिस रेडिएटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ओके। Now, a number of fibers appear between the 2 daughter centrioles, which are called spindle fibers. इसके बाद इस centriole से fiber like structures appear होते हैं। इन thread या fiber like structures को हम spindle fibers कहते हैं। These fibers are called spindle fibers. ठीक, नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अभी क्या होगा? अब धीरे धीरे ये जो सेल न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी, खो जाएगी। अब इसके बाद जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस वो पोर्शन न्यूक्लियस का जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, वो भी क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इक्वेटर ऑफ द सेल। और जो हमने क्रोमोसोम्स के नंबर को डेवलप करा था, कैसे करा था? क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थी सेल में, बट जब सेल को पता था कि अब मुझे सेल डिवीजन करना है, तो सेल ने क्या करा? उन्होंने एक एक और क्रोमेटिड्स प्रिपेयर कर दी। अब इस तरीके से ये क्या बन गई थी? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई थी। और इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड्स को हमने क्या कहा? इन्हीं को हमने क्रोमोसोम्स कहा। ठीक है,
तो अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अब ये मूव करेंगी इक्वेटर की तरफ, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट पोल पे जो है हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, ये रहे सेंट्रियोल्स और यहाँ से एस्टर्स हैं और यहीं से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारे सेंट्रियोल्स जो है वो इस इक्वेटर लाइन पे अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। नाउ सेकंड स्टेप इज मेटाफेज। मेटाफेज में ईच क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू स्पिंडल बाय सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफेज में हमने ये देखा कि धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो थे वो इक्वेटर की तरफ आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सभी जो है जॉइंट हो जाएगा क्रोमोसोम से, किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर की हेल्प से। ये हमारा क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका जिसे हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। इसी सेंट्रोमियर से अरेंज होगा, अटैच होगा क्या, स्पिंडल फाइबर। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी एट इक्वेटर, इक्वेटर पे होगा ये सारा कुछ। आफ्टर दैट एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड्स एंड स्प्लिट। अभी हमने ये देखा था इस फेज में कि स्पिंडल फाइबर्स जो थे सेंट्रोमियर से अटैच हो गए थे। अब क्या हुआ, अटैच होने के बाद अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इन क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये पोल अपनी तरफ खींचेगा, सिमिलरली जो नेक्स्ट अपोजिट पोल है वो क्रोमेटिड्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचेगा, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से इक्वेटर से सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के थ्रू सेपरेट होंगी। आफ्टर दैट द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट and are drawn apart towards opposite poles pulled by shortening of spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स इन्हें अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते, धागे को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो जो लंबा धागा है धीरे धीरे उसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि अब हम उसको खींचते जा रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती जा रही है। सिमिलरली स्पिंडल फाइबर्स की भी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाएगी और क्रोमोसोम्स जो हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगी। आफ्टर दैट अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडल इन द एनिमल सेल। फरो क्या होता है, जब एनाफेज की प्रोसेस चल रही होती है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, उस टाइम पे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्लीवेज साइट बनना स्टार्ट हो जाती है। इस क्लीवेज साइट को ही हम फरो कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि अभी हम कौन सा स्टेज पढ़ रहे हैं, अभी हमें कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस का सेपरेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर वो सेपरेट होकर टू अलग सेल्स में। जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, स्टेप कंप्लीट होता है, उसी टाइम पे फिर साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना है। तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है उस स्टार्टिंग स्टेज को हम फरो कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेलोफेज। इन टेलोफेज टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। अब दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, अपने अपने पोल पे पहुंच गई हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म। स्पिंडल फाइबर्स का सिर्फ कितना काम था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपने तरफ लेके आने का काम था, ठीक है। दोनों साइड से जो सेंट्रोसोम्स जो थे अपियर हुए थे, सेंट्रियोल्स, उनका सिर्फ काम ये था कि हम अपने स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करें और उनके स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से हम सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपने अपने पोल्स पे ले जाएं। उनका ये काम हो गया, तब वो क्या होंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्रोमेटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि अपने अपने पोल्स पे आ गई हैं, अब ये सेपरेट हो गई। पहले ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में थी, बट अब ये सिंगल सिंगल क्रोमेटिड्स बन गई हैं।
अब धीरे धीरे ये क्रोमेटिड्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी अब क्रोमेटिन फाइबर में। जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी अब ये दोबारा है उसी स्टेज में वापस जा रही हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगा। प्रोफेज में हमने ये देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था ये डिसअपियर हो गया था, बट अब टेलोफेज से मतलब सेल डिवीजन का एंड हो रहा है। तो अब जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग में प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी सेल डिवीजन के लास्ट फेज में, विच इज़ टेलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हुआ। द क्लीवेज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन द एनिमल सेल, और जो साइटोप्लाज्म में जो फरो क्रिएट हुआ था ये अब और ज़्यादा डीप होना स्टार्ट होगा, ये और अंदर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमको क्या करना है, अब हमको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। अब बिना साइटोप्लाज्म के तो सेल बन नहीं सकती है, ठीक है। न्यूक्लियोली भी क्या है, रीअपियर हो जाएगी। ओके, नाउ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स द वर्ड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का डिवीजन हमने कर लिया कैरियोकाइनेसिस में, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना होगा तो वो हम करेंगे साइटोकाइनेसिस में। एट द एंड ऑफ टेलोफेज, टेलोफेज के एंड पे जो फरो क्रिएट हुआ था इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल which deepens and finally splits the cytoplasm to two, thus producing two new cells. हमने यही पढ़ा कि फरो जो है धीरे धीरे और ज़्यादा गहरा होता जाएगा और डीप होते होते इवेंचुअली हमें टू डॉटर सेल्स मिल जाएंगी विथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हमने माइटोसिस के सारे स्टेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक, so growth or increase in the body size due to formation of new cell in the tissue. फर्स्ट सिग्निफिकेंस माइटोसिस का क्या है। माइटोसिस हम क्यों कर रहे थे, ताकि सेल की ग्रोथ हो। सेल की ग्रोथ कैसे होगी, जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा सेल की ग्रोथ होगी, और जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, बॉडी साइज भी इंक्रीज होगा। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन द टिश्यूज। ओके, उसके बाद है repair of damaged and wounded tissues by renewal of the lost cells. नेक्स्ट क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी सेल है, ये सेल हमारी डैमेज हो गई है, ठीक है, ये हमारी सेल डैमेज हो गई है, या हमारा कोई टिश्यू है, उस टिश्यू में हमें किसी भी तरीके की इंजरी हो गई है या टिश्यू कट हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से सेल जो है उस एरिया की लॉस्ट हो गई है। तो सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन की वजह से ये वो एरिया जहाँ की सेल्स जो थी वो लॉस्ट हो गई थी, वहाँ पे फिर से सेल्स जो है रीअपियर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या करा, लॉस्ट सेल की जगह जो है नई सेल्स ले आए, उन सेल्स को हमने उन जगहों पे रख दिए जहाँ की सेल नहीं थी। ठीक है, अब ये नई सेल्स जो है फिर से सेम एक्टिविटी करेंगी और जो फंक्शन सेल के अंदर चल रहा था, टिश्यूज़ में चल रहा था, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। Next, replacement of the old and dead cells such as replacement of the body cells and the epidermal cells of the skin. अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने रिपेयर करा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। ऐसी सेल्स जो कि पुरानी हो गई हैं या डेड हो गई हैं, अब उनका कोई यूज़ नहीं है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, उस टाइम पे हम उन डेड या ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं नई सेल्स से। ठीक है, चाहे ये बॉडी सेल हो, जहाँ पे हमने आरबीसी में भी सेम चीज़ देखी थी रिप्लेसमेंट वाली, और स्किन सेल हो, स्किन सेल में भी हमने ये देखा इंजरी के केस में जिस एरिया पे इंजरी हो गई, बट धीरे धीरे फिर से जो है ये गैप जो अपीयर हो गया था इंजरी की वजह से वो फिर से फिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर से नई सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। Asexual reproduction in which unicellular organisms such as amoeba or yeast divide into two. माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि उससे एक सेल जो है फॉर्म करेगा टू डॉटर सेल्स, और ये दोनों डॉटर सेल्स में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होंगे एज ऑफ देयर पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे दोनों में, इसलिए हम माइटोटिक डिवीजन करते हैं। मेंटेन्स सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल, ये चीज़ अभी हमने यहाँ समझी।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस को हम और क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि मियोसिस करके हम गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से गैमेट्स? सेक्स गैमेट्स या सेक्स सेल्स कह सकते हैं इन्हीं को, या हम इन्हीं को जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। तो अगर हमें ये प्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए हम सेल डिवीजन करेंगे, बट कौन से टाइप का सेल डिवीजन करेंगे? मियोसिस वाला। ओके, सो वर्ड मियोसिस। मियोसिस वर्ड में मियॉन्स का मतलब होता है टू लेसन, रेफरिंग टू द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या होता है, हम क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देते हैं। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास होता है, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के पास 6 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी उन ऑफस्प्रिंग के पास हाफ ऑफ द पेरेंट क्रोमोसोम नंबर होगा, मतलब इनके पास 3, इनके पास 3 क्रोमोसोम्स, ठीक। इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस द सेक्स सेल और गैमेट्स। मियोसिस के थ्रू हम सेक्स सेल्स एंड गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मियोसिस कहाँ होगा? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट सेल्स और सेक्स सेल्स, ये होगा इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस में, और इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज के अंदर मियोसिस होगा। इन ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इट टेक प्लेस इन एंथर एंड ओवरी टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स, ठीक है। एंथर है, एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन ग्रेन, विच इज एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका गैमेट क्या है? पॉलन ग्रेन। एंड ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओव्यूल। सो ये क्या है? ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, इनके पास हाफ ऑफ द नंबर क्रोमोसोम्स होंगे एज इन एंथर और इन ओवरी, ठीक। इसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट aspect of meiosis is that the number of chromosomes in the sex cell is half, ठीक है। मियोसिस का मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेक्स सेल में वो हाफ होते हैं, आधे होते हैं अपने पेरेंट सेल से। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल लिया गया है, ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ओनली सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज 1 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम आर पास्ड ऑन द सेक्स सेल। क्या समझा हमने? ये समझा कि इस तरीके से हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स हो गए ह्यूमंस में। बट जब हम मियोसिस करते हैं, मियोसिस हम क्यों कर रहे हैं? मियोसिस की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, मियोसिस हम तब करते हैं जब हमें गैमेट्स बनाने होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी मियोसिस कभी भी नहीं करती है। अगर बॉडी को नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस करती है, बट जब हमारी बॉडी को गैमेट्स प्रोड्यूस करने होते हैं सिर्फ उसी कंडीशन में हम मियोसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। मियोसिस करा, मियोसिस में जो है हमने सेल प्रोड्यूस करी। फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म सेल है, ठीक है। अब इस स्पर्म सेल के पास सिर्फ और सिर्फ हर 23 में से हर एक पेयर का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो इनके पास टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? टोटल इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। पेरेंट सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, मींस 46 क्रोमोसोम्स थे, बट गैमेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स आएंगे एज ऑफ टोटल। सेम चीज़ किसके साथ होगी? सेम चीज़ होगी ओवम के पास भी, वहाँ भी टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। This is essential because when male and female gametes fuse during fertilization, the normal double diploid number of chromosome is reacquired. The double number as a rule is expressed as 2n and haploid as n, ठीक है। यहाँ क्या कहा इन्होंने? इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जब मेल एंड
फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स थे, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, इनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। बट जब दोनों ही गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हुए तो टोटल कितना हो जाएगा, 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ये 46 क्रोमोसोम्स किसके इक्वल हुए, हमारे पेरेंट सेल से, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी गैमेट्स बनाने की, उसी के इक्वल हम आ गए। अगर हम ऐसा ना करते, अगर हम यहाँ पे मियोसिस ना करके हम ये कहते कि नहीं हम माइटोसिस ही करेंगे, ठीक है, हमने माइटोसिस करा और हमने जो है माइटोसिस करके हमने सेल्स बनाए, तो यहाँ पे स्पर्म के पास जो है 46 क्रोमोसोम आ गया, यहाँ ओवम के पास भी 46 क्रोमोसोम्स आ गया, ठीक है। सेम चीज़ जो यहाँ पे हुई, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स आ गए एंड यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आ गए। सो 46 प्लस 46 क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो क्या 92 क्रोमोसोम्स पॉसिबल है ह्यूमंस के केस में? नहीं, ऐसे सेल तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सेल ने एक लिमिटेड नंबर अपने पास एक्वायर करा हुआ है कि हमें परफॉर्म करने के लिए अपना फंक्शन 46 क्रोमोसोम्स बहुत है हमारे लिए। 46 क्रोमोसोम्स के साथ हम सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें 92 क्रोमोसोम्स की कोई नीड नहीं है। ये हमें कैसे करना है हम खुद कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसके लिए सेल क्या करती है, सेल माइटोसिस की जगह सेल मियोसिस करती है ताकि वो अपना सारा फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, ठीक। अब इस केस में स्पर्म्स को या ओवम को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। क्यों हैप्लॉइड? क्यों? क्योंकि ये हाफ ऑफ नंबर है, ठीक है। हमारी जो बाकी सेल्स होती हैं वो सभी डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड मीन्स डबल अप होती हैं, 2n से हम उन्हें डिनोट करते हैं। बट जब हम मियोसिस के थ्रू स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो ये सेल्स हैप्लॉइड हो जाती हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय। नाउ यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम मियोसिस के जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल कैसी है? डिप्लॉइड नेचर की, मतलब इसके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, अपने नंबर को डबल कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अब सेल एंटर कर रहा है रिडक्शन डिवीजन में। रिडक्शन डिवीजन में ईच डॉटर सेल रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर। यहाँ पे ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक एक सेल में एंटर करेगा, इस तरीके से, ठीक है। एक एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंटर हुआ। अब ये सेल भी डिवाइड करेगी, ये सेल भी डिवाइड करेगी, सेम मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेल ने 2 सेल प्रोड्यूस करा, सेम इस सेल ने भी 2 सेल प्रोड्यूस करी। तो ये सारी सेल किस टाइप की बन गई, ये सारी सेल बन गई हैप्लॉइड टाइप की। क्यों? क्योंकि इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे। सो chromosome number is half in gametes, so that on fertilization the normal number which is 2n is restored. मियोसिस हमने क्यों करा था? मियोसिस हमने करा ही इस वजह से था ताकि सेल डिवीजन के बाद जब हमें सेक्स सेल्स या गैमेट सेल्स मिले तो उनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो जब दोनों ही गैमेट सेल्स के अंदर सेक्स सेल्स के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करेंगी तो हमें नॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स दोबारा से मिल जाएंगी, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर इन 2 वेज। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फादर से और मदर से दोनों ही से जो है 50-50% जीन उनके ऑफ स्प्रिंग के पास आ जाए, ठीक है। 50% कैरेक्टर फादर से आए और 50% कैरेक्टर जो है मदर से आए, तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो बन जाएगा टोटल 100% कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जहाँ पे 50% चीज़ें उसकी फादर से रिलेटेड होंगी और 50% मदर से। सो द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेट मिक्सड अप ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन एज द सेपरेट फ्रॉम द होमोलोगस पेयर्स, ठीक है। सो मैटरनल मीन्स मदर के एंड पैटर्नल फादर का जो क्रोमोसोम है वो मिक्स हो जाता है
फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के टाइम पे, जहाँ पे हम होमोलोगस पेयर्स को सेपरेट कर रहे थे। मियोसिस में हमने देखा था इस तरीके से पेयर्स थे, एक पेयर चला गया था एक सेल में, एक पेयर चला गया था एक सेल में। कैसे? इसी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में आपस में मिक्सिंग हो गई थी। उसके बाद while the maternal and paternal chromosomes are separating, the chromatid material very often gets exchanged between the two members of homologous pairs. This is known as crossing over, which result in genetic recombination. अब क्या हुआ, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे थे तो क्रोमेटिड मटेरियल्स जो थे वो आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, किसके बीच में? होमोलोगस पेयर्स के बीच में। तो एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, ये एक क्रोमेटिड है एंड ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, सिमिलरली ये क्रोमेटिड है एंड ये एक क्रोमेटिड है। ये क्या है? ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है? ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब इनके क्रोमेटिड्स के बीच में ये क्या हो गई, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हाफ कैरेक्टरिस्टिक जो थे इस क्रोमोसोम के वो इनके पास चले गए और इस क्रोमोसोम के जो हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इनके पास चले गए। देखिए इस डायग्राम में और क्लियर है हमें कि ये रेड वाला पेरेंटल का था और ये येलो वाला मैटरनल का था। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, हाफ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्नल के जो थे वो मैटरनल में चले गए और हाफ कैरेक्टरिस्टिक जो मैटरनल के थे वो पेरेंटल में चले गए। ठीक है, इससे हुआ क्रॉसिंग ओवर और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फादर, हम ये देखते हैं कि फादर एंड मदर से हमने ये देखा कि 50-50% कैरेक्टर्स उनके ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल जो एक चिल्ड्रन होता है वो ना तो एग्जैक्टली अपने फादर की तरह होता है ना एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो दोनों से इनहेरिट करता है बट स्टिल एज अ इंडिविजुअल वो उन दोनों से अलग ही होता है। ठीक है, वो अलग क्यों है? क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया था। क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपस में इनके कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो मिक्सअप हो गए थे। तो इस मिक्सअप की वजह से एक नया कैरेक्टर निकल के आया जो कि रिप्रेजेंट करा उस इंडिविजुअल में। दिस इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ आप अपने ही एग्जाम्पल लें कि आप कि कुछ हैबिट्स आपके अंदर ऐसी होंगी जो कि आपके फादर से मैच होती होंगी, कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी जो आपकी मदर से मैच होती होंगी, बट स्टिल कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी आप में जो आपकी किसी से मैच नहीं होती, वो आपकी खुद की है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने में अलग है। ठीक है, तो वो अलग कैसे हुआ? वो अलग यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, द मिक्सिंग अप ऑफ genes during meiotic division provides for innumerable variation in the progeny. meiotic division में जो genetic recombination हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आई प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, that is how the children of the same parent whosoever similar are different from each other in certain respects. इसकी वजह से जो बच्चा है, चिल्ड्रन है सेम पेरेंट्स का, उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ तो होंगी अपने पेरेंट्स से बट स्टिल वो उनसे अलग ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में। माइटोसिस कहाँ होता है? वेयर इट अकर्स, सो इन सोमेटिक सेल्स। हमारी सेक्स सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो माइटोसिस कौन से टाइप के सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। मियोसिस कौन से सेल में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं? और सेक्स सेल या जर्म सेल्स। ठीक है, व्हाट फॉर क्यों होता है माइटोसिस? टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए
एंड मियोसिस क्या होता है, ताकि गैमेट फॉर्मेशन हो। व्हेन इट अकर, कब होता है माइटोसिस, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। माइटोसिस पूरी लाइफ के दौरान हमेशा ही हमारी बॉडी में माइटोसिस किसी ना किसी बॉडी पार्ट में चल रही होती है, ठीक है। मियोसिस कब होती, ओनली इन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज, ठीक है। मियोसिस एक रिप्रोडक्टिव एज में होती है, जब एक ह्यूमन बीइंग एक सर्टेन एज में पहुंचता है तब उसकी बॉडी में मियोसिस स्टार्ट होती है, ताकि फिर वो सेक्सेस प्रोड्यूस कर सके, गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कितनी होती है माइटोसिस में, माइटोसिस में 2 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एंड इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास्ड ऑन टू ईच डॉटर सेल, हर एक डॉटर सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास होता है। सो माइटोसिस में हमने ये पढ़ा है कि माइटोसिस में टोटल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास होता है जैसा पेरेंट के पास था, ठीक है, टू ईच डॉटर सेल्स विच इज डिप्लॉयड इन नंबर। वहीं मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है एंड इट इज हैप्लॉइड। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, कितना न्यूक्लियर डिवीजन होता है माइटोसिस में। सो अ सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन, क्रोमोसोम की ड्यूप्लीकेशन के बाद सिर्फ सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है माइटोसिस में। एंड मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है आफ्टर क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसे हम मियोसिस 1 कहते हैं एंड जो सेकेंड टाइम डिवीजन होता है उसे हम मियोसिस 2 कहते हैं, ओके। आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इन डॉटर सेल्स, सो इसमें माइटोसिस में कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास भी। और मियोसिस में क्या होता है, रेंडमली असॉर्टेड बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूस, दिस रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है गैमेट्स जो होते हैं वो थोड़े सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट के तरह, क्योंकि हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो और इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी होती है, ओके। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।